हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर अग्नि परीक्षा सीरीज। अभी तक हम लोगों ने कितने अटेम्प्ट्स कर लिए? आप ही जाके एक बार चेक कर लो हमने कितने अटेम्प्ट्स को कवर कर लिया। और अभी हमारा ये सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स का सिलसिला बचा है। तो हमने ऑलरेडी 5 अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर लिए हैं और आज हम कवर करने वाले हैं सितंबर 2024 के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो अभी तक हमने 34 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, ना ही हमने डिस्कस किया है। आप बताओ हमारा अप्रोच कैसा होता है? व्हाट वी डू इज वी डिस्कस द क्वेश्चन, वी रीड द क्वेश्चन। आपको मेरी स्पीड के साथ मैच करके क्वेश्चन को उस तरीके से रीड करना होता है। देन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे हम ये समझते हैं कि कौन से प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एंड देन योर एग्जाम डे इज टेकन केयर ऑफ वंस वी आर ऑल्सो रेडी विद द मेमोरी टेक्निक्स फॉर योर थियरी क्वेश्चन। तो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट वो वीडियोस देख लेना। एक बार अगर आप ये एग्जाम के पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा रिवीजन होने के बाद देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा टू सॉल्व योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 35 कैसे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को? केस स्टडी क्वेश्चन दिख रहा है तो सबसे पहले आएंगे हम लास्ट सेंटेंस पे। डिसाइड विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेदर मिस्टर एम इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय मिस्टर एल। क्या मिस्टर एम को पैसा देना पड़ेगा, रीइंबर्स करना पड़ेगा मिस्टर एल को? आइए कहानी पढ़ते हैं। मिस्टर एल लेट आउट हिज रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर एम फॉर ₹50,000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एल ने एम को घर रेंट पे दिया है। अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी एड बाय मिस्टर एल। मतलब क्या कि मिस्टर एल भरेगा वो बिल। मिस्टर एल कुड नॉट पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज अप टू 5 months ड्यू टू हिज फाइनेंशियल हार्डशिप्स। अब वो पे नहीं कर पाया। घर में रह कौन रहा है? मिस्टर एम। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेंड द नोटिस ऑफ डिसकनेक्शन कि अगर 1 हफ्ते में आपने ये बिल नहीं भरा तो हम आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देंगे। टू अवॉइड ऑल दिस मिस्टर एम पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल विथ पेनल्टी। Later on, L refused to reimburse 50,000 and argued that he has paid voluntarily that bill because of his own interest. Obviously, वो घर में कौन रह रहा था? मिस्टर एम। तो उसका वो रेंट पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट होना चाहिए करके उसका खुद ओन इंटरेस्ट था। तो अब ये मिस्टर एल बोल रहा है मैं तुझे वापस रीइंबर्स क्यों करूँ अगर तूने तो ये खुद के लिए किया है, तो है ना। लेकिन क्या आप लोगों को याद है ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन रिपीट कैटेगरी वाला है? डायरेक्ट आपको प्रोविजन याद आना चाहिए। इफ द पेमेंट इज मेड बाय समवन एल्स ड्यू टू हिज ओन इंटरेस्ट बट दैट पेमेंट वाज एक्चुअली बाउंड टू बी मेड बाय समवन एल्स, तो फिर जिसने पेमेंट किया उसको रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए। उसका बिल था, आपको याद कैसे करना है इस टॉपिक को? उसका बिल था, मेरा इंटरेस्ट था उस बिल पेमेंट में, तो मैंने पे कर दिया, अब मुझे पैसा वापस लेना पड़ेगा। उसका बिल, मेरा इंटरेस्ट, मैंने पे किया और पैसा वापस ले लिया। सेक्शन 69 बोलता है अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड टू पे। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ दैट मनी, इन दिस केस द इलेक्ट्रिसिटी बिल, and that actually that money is to be paid by someone else and who therefore pays it. The person who was interested pays that bill, he is entitled to be reimbursed by the other person. इतना ही प्रोविजन है, बाकी कुछ भी नहीं है। In the instant case, Mr. M paid the electricity bill to avoid the disconnection और यहाँ पे Mr. M is entitled to be reimbursed ₹50,000 along with the penalty from Mr. L. तो देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, प्रिसाइजली प्रोविजन लिखना है, फैक्ट्स एकदम ब्रीफ में लिखना है। इतनी पूरी बड़ी कहानी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बार बच्चों को बोला है कि अननेसेसरी फैक्ट्स को रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। जितना आपका फैक्ट कंक्लूजन फॉर्म करने के लिए, एनालिसिस के लिए रेलेवेंट है, उतना ही आपको उसमें लिखना है। पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको अलॉट नहीं होने वाले वो फैक्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मिस्टर ए ऑफर्ड टू सेल 25 चेयर्स टू मिस्टर बी। कहानी से पहले एंड में आ जाना, आपको ये बोलना है एडवाइस विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेदर मिस्टर बी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम मिस्टर ए। क्या डैमेजेस लिए जा सकते हैं? मिस्टर ए ऑफर्ड टू सेल 25 चेयर्स टू मिस्टर बी एट ₹1500 पर चेयर ऑन 12th February। ए प्रॉमिस्ड बी कि इस ऑफर को वो ओपन रखेगा टिल 15th February।
लेकिन बीच में 13 फरवरी को ही सोल्ड दोस चेयर्स टू मिस्टर सी, किसी और को उसने सेल कर दिया क्योंकि उसको ज्यादा प्राइस मिल रहा था 1700 पर चेयर विदाउट द नॉलेज ऑफ मिस्टर बी। यूनिट 1 एकदम बेसिक चीज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंने अगर आपको ऑफर दिया, आपने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि एक्सेप्टेंस आ गया था मिस्टर बी से, आपका एक्सेप्टेंस आने से पहले मैंने किसी और को सेल कर दिया, तो क्या मैं मेरे ऑफर को ऐसे रिवोक कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता मैं मेरे ऑफर को रिवोक कर सकती हूँ। रिवोकेशन के रिलेटेड आपको प्रोविजन पता होना चाहिए। मिस्टर बी कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस ऑफ द अबव ऑफर ऑन 14 फेब। अब उसने कब कम्युनिकेट किया? इसने ऑलरेडी किसी और को सेल करने के बाद। अब देखो, मिस्टर ए ने बोला था 15 तक वो ऑफर को ओपन रखेगा, उसके पहले इसने कम्युनिकेट तो कर दिया, लेकिन इसके पहले इसने किसी और को सेल कर दिया ना, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस के पहले वो कभी भी कर सकता था सेल। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ऑफर सो एंड सो पीरियड के लिए ओपन रखी है तो मैं उसके पहले किसी और को ऑफर नहीं दे सकती। सो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5, अ प्रपोजल दैट इज अ ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द communication of acceptance is complete as against the proposer। तो मैं प्रपोजर हूं, मेरे तक एक्सेप्टेंस जब तक आता नहीं है, मेरे लिए जब तक वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, आई कैन रिवोक माई ऑफर। अकॉर्डिंगली एन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, even though he had originally agreed to hold it open for a definite period of time. So long as it is a mere offer, it can be withdrawn whenever the offerer desires. So conclusion analysis क्या बनेगा? In this case, B cannot claim damages from A because the offer made by A is a mere offer and it can be withdrawn whenever A desires before the acceptance is given by Mr. B. Question number 37. Mr. A was running an orphanage. End में आ जाओ. Now Mr. S refused to pay. Whether Mr. A can claim 1.5 lakh? पढ़ लेते. Mr. A was running an orphanage. His friend Mr. S, a philanthropist, agreed to donate rupees 2 lakh. Donation की बात आई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या याद आना चाहिए? कंसिडरेशन वाला यूनिट। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड हु वाज सफरिंग फॉर कैंसर ऑन इमरजेंसी, मिस्टर ए ने 1.5 लाख का खर्चा कर दिया ट्रीटमेंट पे। अब बाद में जाके जिसने एग्री किया था कि मैं डोनेट करूंगा, उसने रिफ्यूज कर दिया। चैरिटी क्या वैलिड होता है? यस, इवन फॉर विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 25 के एक्सेप्शंस में ये कवर होता है ना। सो द जनरल रूल इज दैट अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सबसे पहले तो आपको यही लिखना है ना। हाउएवर इन द केस अग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन will be valid and enforceable because in case of a charity if the promisee undertakes the liability, मेरे प्रॉमिस के बेसिस पे अगर वो प्रॉमिसी ने कोई लाइबिलिटी इंकर कर ली, जैसे इस केस में उसने वो 1.5 लाख का ट्रीटमेंट करवा लिया, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू द चैरिटी, देयर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड। इन द इंस्टेंट केस मिस्टर ए कैन क्लेम 1.5 लाख फ्रॉम मिस्टर एस। Question number 38. In case of breach of contract, the court may award compensation or damages. Explain the circumstances when court may award ordinary damages, special damages, liquidated damages. तो तीनों के बारे में आपको लिखना है। देखो, मैंने आपके लिए एक सिंपल सा क्रक्स बना लिया आंसर का, तो इसके बेसिस पे आपको याद आ जाएगा, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ होगा तो ऑब्वियसली कि आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस, देखो इसमें क्या आता है, जो नॉर्मली डैमेजेस हो सकते हैं वो सारी चीजें। स्पेशल डैमेजेस के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में पहले आपने बताया हुआ होना चाहिए। सो इन केस ऑफ स्पेशल डैमेजेस पहले स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताओ। अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करें तो ये वो डैमेजेस होते हैं जहां पे लॉस का एस्टिमेट आपने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ हो। सो दोज आर लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब पढ़ते हैं द एग्जैक्ट प्रोविजंस, तो आपका ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ऑर्डिनरी डैमेजेस, When a contract has been broken, obviously damages की बात कब आएगी? जब कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रेक किया होगा या किसी ने ब्रेक किया। The party who suffers by such breach is entitled to receive, किससे मिलेगा? From the party who has broken the contract, compensation for any loss or damage caused to him which naturally arose in the course of things। ये important है for ordinary damages। Such compensation for the loss which naturally arose from the course of things from such breach or which the parties know when they made the contract to be likely to result from the breach। तो ordinary damages में आप वो चीज रिकवर करते हो, किससे रिकवर करते हो? From the person who broke the contract, such damages which the parties knew at the time of making the contract that अगर ब्रीच हुआ तो ये डैमेजेस हो सकते हैं, एंड सच डैमेजेस शुड अराइज फ्रॉम द नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है,
Special damages, where a party to a contract receives a notice of special circumstances affecting the contract, कि अगर तूने इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो मेरा ये भी लॉस हो सकता है। अगर मैंने ऐसा नोटिस दे रखा है then he will be liable, दो सामने वाली पार्टी will be liable not only for the damages arising naturally, that is not only for ordinary damages and directly from the breach, but also for special damages। चलिए, liquidated damage, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एस्टिमेट किया गया था पहले ही। इट इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ डैमेजेस फॉर अ सर्टन एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ genuine pre-estimate of damages. This estimate is agreed between the parties to avoid at a later date detailed calculation. बाद में जाके कैलकुलेशन ना करना पड़े करके हमने पहले ही अच्छे तरीके से डैमेजेस जो हो सकते हैं अगर ब्रीच हुआ तो एंटिसिपेटरी ब्रीच समझ के कैलकुलेट करके रखा है, एंड द नेसेसिटी टू कन्विंस आउटसाइड पार्टीज। ठीक है, Next, question 39. What are the conditions that need to be fulfilled to make the following agreements valid without consideration? वापस से सेक्शन 25 के एक्सेप्शंस पे पूछ लिया। चलिए, दो चीजें पूछी है, अग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो देखो, चार कंडीशन को आपको फुलफिल करना पड़ता है ना। और दूसरा है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स। तो देखो, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट में तो बहुत इजी है, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए बाय द पर्सन और बाय द ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ दैट पर्सन। अग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में चार चीजें, कौन सी है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशनशिप, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। इसको याद कैसे करेंगे? निमोनिक क्या है? PRPR, प्यार होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। R, नियर रिलेशन होना चाहिए। P, पेपर दैट इज राइटिंग में होना चाहिए। R, दैट इज रजिस्टर्ड होना चाहिए। सो वी आर लुकिंग आफ्टर द 4 conditions which are necessary to make an agreement valid even without consideration in case of agreement based on natural love and affection। तो यहाँ पे 4 conditions कौन सी है? PRPR। P मतलब क्या? प्यार होना चाहिए, दैट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, उसके वजह से अग्रीमेंट हुआ है। R मतलब क्या? नियर रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टीज के बीच में। P दैट इज पेपर पे, मतलब राइटिंग में होना चाहिए। एंड R रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है तो सेक्शन 25 के एक्सेप्शन में ये आता है दैट सच अग्रीमेंट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। और प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स, ये तो इजी है। क्वेश्चन 40, इतनी बड़ी केस स्टडी है, एंड में आते पहले। Advise whether the following actions of Raghav were lawful according to the provision of Indian Contract Act। कौन है ये राघव? पता नहीं, कहानी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले, गिफ्टिंग द wrist watch to his son, warning Madhav to sue for recovery of lawful expenses, retaining the possession of wrist watch till recovery of lawful expenses। तो देखो, पहले पूछा है कि शायद ये फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के बारे में होगा, तभी ये सब चीजें आ रही है। पहले तो गिफ्ट करना अलाउड है क्या? दूसरा, स्यू करना अलाउड है क्या? कि आप मुझे, मैंने जो आपको ढूंढने में खर्चा इंकर किया उसके लिए अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं किया तो मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ क्या? तीसरा, अच्छा केस पता नहीं फाइल कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन क्या मैं वो जो मुझे वॉच मिली है उसको रिटेन कर सकता हूँ क्या? एंड कैन आई सेल द रिस्ट वॉच फॉर रिकवरिंग दोज एक्सपेंसेस? तो इसके लिए आपको फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के राइट्स लिखने पड़ेंगे। अब कहानी पढ़ते हैं। Raghav found gold and diamond studded wristwatch value approximately 1 lakh। ठीक है, he picked it up and then advertised in the newspaper कि जो भी ट्रू ओनर रहेगा वो मेरे पास आके इस wristwatch को ले ले, एविडेंस दिखा के कि मैं उसका ओनर हूँ। आफ्टर वेटिंग फॉर अ सर्टन पीरियड, जब ट्रू ओनर नहीं आया तो उसने ये जो वॉच है वो महेश अपने बेटे को गिफ्ट कर दी। अभी हमने पिछले कुछ 1-2 अटेम्प्ट्स में ये क्वेश्चन थियोरी करके पूछा गया था, पिछले नहीं, मतलब हम लोग रिवर्स वे में जा रहे हैं, तो हमने जो पिछले क्वेश्चन पेपर एक्चुअल में डिस्कस किए हैं वहां की बात कर रही हूँ। वहां पे थियोरी में हमने ये डिस्कस किया है दैट यू डू नॉट हैव राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स। आप खुद के पास नहीं रख सकते हो। यू हैव टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स एंड यू हैव टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर। ये 3 बातें हमने वहां पे निमोनिक के फॉर्म में याद कर ली थी, तो वही यहाँ पे आएगा। अगर आप देखोगे, ये देखो CCR मतलब केयर करनी पड़ेगी, can't keep the goods to himself, cannot appropriate the goods to himself, restore or return the goods। ठीक है, so a person who finds goods belonging to another and takes them in his custody is subject to same responsibility as if he were a
बेली और उसके ये 3 ड्यूटीज होते हैं। अभी उसका राइट क्या होता है? ही मे sue for specific reward offered. The finder of goods has no right to sue the owner for compensation for trouble and expense जो उसने खुद ने इंकर किया होगा in finding the true owner and preserving the goods found. लेकिन he has a right to retain the goods against the owner until he receives such compensation. तो sue नहीं कर सकता है लेकिन गुड्स को रिटेन कर सकता है कि भाई मेरा जो खर्चा हुआ तुम्हें ढूंढने में, तुम्हारे गुड्स को ठीक से रखने में, उसका मुझे आप रिटर्न कर दो पैसा, नहीं तो मैं आपके गुड्स रिटर्न नहीं करूंगा, है ना। कब आपको सेल करना अलाउड होता है? क्योंकि देखो 4 कैटेगरी में 4 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये चारों के रिलेटेड प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे। पहले तो ड्यूटी लिखना पड़ेगा, फिर क्या हम स्यू कर सकते हैं, क्या हम रिटेन कर सकते हैं और क्या हम सेल कर सकते हैं। सारे प्रोविजंस हम लोग पहले लिख रहे हैं। व्हेन अ थिंग व्हिच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट इफ द ओनर कैन नॉट बी विद रीजनेबल डिलिजेंस फाउंड, अगर वो नहीं मिल रहा है या फिर मिलने के बाद he refuses upon demand to pay the lawful charges of the finder, the finder may sell it. कब सेल कर सकता है? अगर 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली, when the thing is in danger of perishing or losing greater part of its value, तो अगर वो perishable commodity है तभी आप सेल कर सकते हो, otherwise you cannot. और when the lawful charges of the finder in respect of the thing found amount to 2/3 of its value, मतलब वो wrist watch जितने की थी ना उसके 2/3 तो मैंने खर्चा इंकर कर लिया वो बंदे को ढूंढने में, तो उस केस में वो वॉच को मैं सेल कर सकती हूँ। अब ABCD चारों क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। गिफ्टिंग is unlawful, allowed नहीं है। Warning माधव to sue for recovery of lawful expenses, ऐसा कोई राइट उसके पास नहीं है, राघव के पास। रिटेन कर सकता है क्या वॉच को? Yes, that is lawful expenses को रिकवर करने के लिए वो रिटेन कर सकता है, that is valid। सेल कर सकता है क्या? The watch is not perishable, पहली बात। दूसरी कंडीशन, expenses claimed 20,000 का खर्चा हुआ था। Is it 2/3 of rupees 1 lakh that is the value of the watch? No, it is far below 2/3 of the value of the watch. Therefore, Raghav does not have the right to sell the watch, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा इसके लिए कोई मेमोरी टेक्निक तो मैंने ये पहले ही आपको दिया था, जैसे मैंने आपको बताया CCR केयर करनी पड़ेगी, कांट अप्रोप्रिएट, रिस्टोर या रिटर्न। अब 41 एंड में आते पहले क्वेश्चन के। एनालाइजिंग द सिचुएशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेदर कंपनी कैन रिजेक्ट द टोटल सप्लाई बाय वुमेन ग्रुप, वेदर कंपनी कैन एक्सेप्ट द टोटल सप्लाई ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द वुमेन ग्रुप। 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसी तरीके से हम लोग को प्रोविजन लिखने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, पहली बात ये आपको समझना चाहिए, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस एंगल से क्वेश्चन को पढ़ना कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वुलन गारमेंट्स लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन जुलाई 2023 टू सप्लाई वेरियस वुलन क्लोथ्स फॉर मेन, वुमेन, किड्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इग्नोर करो डिटेल्स को। ये द अग्रीमेंट अच्छा कब करना था? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ विंटर सीजन। तो ये जो ग्रुप है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम विंटर सीजन स्टार्ट होने से पहले आपको ये कपड़े डिलीवर करेंगे। द अग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट वुलन क्लोथ शैल बी सप्लाइड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2023 बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विंटर सीजन। टाइमलाइन यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे आपका यूनिट 4 में दिया गया है, जब टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये दिख के आ रहा है, विद इन द टाइम इफ यू हैव नॉट फुलफिल्ड देन द अदर पार्टी हैज द ऑप्शन to cancel the contract. However, due to prolonged strike, women group could tender the supplies in March 2024. भाई साहब मार्च में ठंडी आके निकल भी गई, अब जाके वो बोल रहे हैं कि चलो हम सप्लाई करेंगे हमारा कंप्लीट। तो क्या आप कंपनी रिजेक्ट कर सकती है? देखो हाँ ना या आंसर हर किसी को आ जाएगा, लेकिन प्रोविजन कौन से लिखोगे? टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर पार्टी फेल टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट विद इन दैट टाइम। तो क्या होगा? देखो, when a party to a contract promises to do a certain thing at or before the specified time, हमने promise किया कि at this time or before this specified time we will fulfill the contract and fails to do so, then so much of the contract which has not been performed becomes voidable at the option of the promisee if intention of the parties was time should be essence of the contract. अगर बाद में जाके मार्च 2024 ने वो कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इफ द एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस इज डन एट अ टाइम विच इज अदर देन द अग्रीड टाइम
Then, in case of a voidable contract, on account of promisor's failure to perform his promise at the agreed time, अगर promisee ने accept कर लिया performance at any other time than which is agreed, then the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned. फिर जाके मैं नहीं बोल सकती हूँ कि अब मेरे को लॉस भी चाहिए क्योंकि आपने लेट दिया और मैं गुड्स को भी एक्सेप्ट कर रही हूँ. अगर मुझे डैमेजेस चाहिए कि चलो ठीक है आपने लेट डिलीवर किया तो मैं ले लेती हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं डैमेजेस भी लूंगी. अगर आपने तब एक्सेप्ट करते टाइम पहले ही बता दिया कि मैं डैमेजेस लूंगी, देन यू कैन क्लेम द डैमेजेस. अदरवाइज इफ यू आर टेकिंग द परफॉर्मेंस, इफ यू आर एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस एट एनी टाइम अदर देन द एग्रीड टाइम, तो फिर आप कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते विदाउट नोटिस बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एट द टाइम अग्रीड, unless at the time of acceptance he gives notice to the promisor of his intention to do so. समझे? In the instant case, obviously this company is legally entitled to reject the goods because of the failure of the women's group to meet the deadline. And second answer, कंपनी cannot accept. देखो क्या पूछा गया था वहां पे, क्या वो एक्सेप्ट कर सकती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द वुमेन ग्रुप, तो उस तरीके से यहाँ पे आंसर लिखा गया है, कंपनी कैनॉट एक्सेप्ट द सप्लाई ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द वुमेन ग्रुप बट only when the company, that is buyer, decides to do so. And if it decides to do so, they cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promisee within the specified time, unless the notice that we will also take compensation was given at the time of acceptance of performance. ठीक है, फिर आते हैं, देखो इसका समरी में बताओ तो, they can reject because time was essential. दूसरा, they can accept but notice of compensation is important if they want to claim compensation. Moving on to next question, question number 42. Theory question है वापस से, rights of bailor against any wrongdoer. अगर कोई थर्ड पार्टी कुछ गलत काम करती है तो बेलॉर के राइट्स क्या होंगे. दूसरा, ड्यूटीज ऑफ पॉनी, तो यहाँ पे प्लेज और बेलमेंट दोनों का मिक्सचर पूछ ले इन्होंने सब क्वेश्चन बना के, बच्चा और कंफ्यूज हो जाएगा, है ना. सूड बाय बेलॉर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स, अगर कोई थर्ड पर्सन रॉन्गफुली डिप्राइव करता है बेली को, उसको यूज या पोजीशन करने नहीं देता है गुड्स का, और डज देम एनी इंजुरी, या फिर गुड्स को कुछ हार्म पहुंचाता है, बेली इज एंटाइटल्ड टू यूज सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव यूज्ड इन द लाइक केस इफ नो बेलमेंट हैड बीन मेड. तो बेली के पास ऐसा राइट आ जाता है एज इफ ही इज अ ओनर ऑफ द गुड्स. एंड ईदर द बेलॉर और द बेली, दोनों में से कोई भी सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट दैट थर्ड पर्सन फॉर डिप्राइवेशन ऑफ यूज और पोजीशन ऑफ द गुड्स और इंजुरी टू द गुड्स. ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ पॉनी, इसको कैसे याद करें हम, है ना, मेमोरी टेक्निक लाए हैं. हाउ टू रिवाइज, हाउ टू रिमेंबर ड्यूटीज ऑफ अ पॉनी. आपको ये सेंटेंस याद रखना है, केयर से रखो, ठीक है, केयर से रखो, पॉनी आप केयर से रखो, यूज मत करो, मिक्स मत करो, टर्म्स मत तोड़ो. केयर से रखो, यूज मत करो, मिक्स मत करो, टर्म्स मत तोड़ो, रिटर्न कर देना, एक्रिशन भी रिटर्न कर देना, रिटर्न कर देना, एक्रिशन भी रिटर्न कर देना. सो दीज आर योर ड्यूटीज ऑफ पॉनी. पॉनी हैज फॉलोइंग ड्यूटीज, केयर करो, टेक रीजनेबल केयर ऑफ द प्लेज्ड गुड्स, यूज मत करो, डू नॉट मेक ऑथराइज्ड यूज ऑफ द प्लेज्ड गुड्स, रिटर्न करो, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स व्हेन डेट हैज बीन रीपेड, मिक्स मत करो, नॉट टू मिक्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स, not to do any act which is inconsistent with the terms of the pledge, terms मत तोड़ो, duty to return accretion to the goods if any. say for example मैंने अगर मेरा डॉग उनके यहाँ पे रख दिया था, ठीक है, या फिर कोई भी चीज उसके ऊपर अगर कुछ एक्रीशन हो रहा है, मतलब नया डॉग पैदा हो रहा है, तो वो भी रिटर्न करना पड़ेगा. सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ पॉनी. पॉनी मतलब कौन, जिसको मैंने गुड्स दिए थे, ठीक है, प्लेज किया था और उसके पास गुड्स है अभी. सो उसके क्या क्या ड्यूटीज है, केयर से रखो, यूज मत करो, मिक्स मत करो, टर्म्स मत तोड़ो, रिटर्न करो और अक्रीशन भी रिटर्न करो. सो दीज आर योर 6 duties. Now question number 43. Answer the following questions. Agent cannot personally enforce nor be personally bound by contracts on behalf of principal. तो ये normal sentence है, लेकिन there are certain exceptions to this general rule. Explain. तो आपको वो exceptions बताने हैं जब agent खुद personally liable हो जाएगा या फिर खुद personally contract को enforce कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड. इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स बताने हैं अगर उसके ऊपर केस फाइल होता है तो. अब मैं आपको कब एजेंट खुद कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है उसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है.
फॉरेन अंकल नोनाज प्रिटेंडेड एक्स निकले। फॉरेन के अंकल नोना जो नाम की लड़की है उसके प्रिटेंडेड एक्स निकले। भाई इसकी क्या क्या मतलब है ये चीज का, हमें नहीं पता। हमें क्या याद करना है, एजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कब पर्सनली एनफोर्स कर सकता है या फिर कब पर्सनली लायबल होगा। तो हमने सेंटेंस याद रखा, फॉरेन अंकल नोन एज प्रिटेंडेड एक्स। फॉरेन मतलब क्या, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एन एजेंट फॉर द सेल और परचेस ऑफ गुड्स फॉर अ मर्चेंट हु इज अ फॉरेन प्रिंसिपल। तो फॉरेन प्रिंसिपल के केस में, ठीक है। दूसरा, वेयर द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल, तो फॉरेन अंकल, अंकल मतलब अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। नॉन एग्जिस्टेंट और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, नोनाज मतलब क्या, नॉन एग्जिस्टेंट, अगर कोई प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में नहीं है या फिर वो प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तब एजेंट का पर्सनल लायबिलिटी रहेगा। प्रिटेंडेड एजेंट, अगर उसने दिखाया कि मैं एजेंट हूं जबकि मैं एक्चुअल एजेंट था ही नहीं, तो वो खुद लायबल हो जाएगा। एंड व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, तो फॉरेन अंकल, फॉरेन प्रिंसिपल, अननेम्ड एजेंट, नोन एज दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, प्रिटेंडेड एक्स, प्रिटेंडेड एजेंट, एंड exceeds authority. When agent exceeds authority, then he becomes personally liable. So these are your 5 points when agent becomes personally liable. Rights of indemnity holder when sued, इसके बारे में देखते हैं कि जब भी जो promisee होता है in the contract of indemnity, he is entitled to recover from the indemnifier. So that is the right of indemnity holder when sued ना। indemnity holder मतलब क्या कि जिसको इंडेमनिटी दिया गया था तो उसके क्या क्या राइट्स है और किसके अगेंस्ट में राइट्स होंगे, जो इंडेमनिफायर था उसके अगेंस्ट में। सो फ्रॉम द इंडेमनिफायर ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल द डैमेजेस which he may be compelled to pay in a suit, all the cost which he might have incurred in bringing or defending the suit, and all the expenses which he might have paid in the terms of compromise of the suit. DCC, damages for whatever he may be compelled to pay in the suit, all the cost which he might have incurred in bringing or defending the suit, and whatever expenses he has incurred in compromise of the suit. Next question, 4 differences between contract of indemnity and contract of guarantee, and whether the threat to commit suicide is coercion. ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है, क्यों इसको coercion बोलते हैं करके, ये अभी देख लेंगे। इसको याद कैसे करोगे, देखो आप ही बताओ, इंडेमनिटी में कितने पार्टी होते हैं, 2, गारंटी में कितने होते हैं, 3। नेचर ऑफ लायबिलिटी, यहाँ पे जो है इंडेमनिफायर का लायबिलिटी कैसे होता है, प्राइमरी, यहाँ पे गारंटी में कैसे होता है, श्योरिटी का लायबिलिटी सेकेंडरी। तो एक्चुअली मैंने आपके लिए एक समराइज्ड वे बना दिया है जिससे आप ये याद कर सकते हो कि इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डिफरेंस कैसा है। 2 वर्सेस 3, 2 पार्टीज 3 पार्टीज, प्राइमरी लायबिलिटी, सेकेंडरी लायबिलिटी। यहाँ पे लायबिलिटी तभी आएगी जब वो इवेंट होगा, यहाँ पे लायबिलिटी तब आएगी जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा। यहाँ पे उसको रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होती है। इन केस ऑफ इंडेमनिटी द इंडेमनिफायर नीड नॉट एक्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द indemnity holder, but the surety will act only at the request of the principal debtor. Then can't sue, who cannot sue, यहाँ पे बात हो रही है कि जो इंडेमनिफायर है वो थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता है, लेकिन जो श्योरिटी है क्या वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट स्यू कर सकता है। Yes, if he is liable to pay, if surety is made to pay, he steps in the shoes of creditor and he can sue the principal debtor. लेकिन जो इंडेमनिफायर होता है वो थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता है। Then reimbursement of loss is the purpose in case of indemnity, और यहाँ पे security of the creditor is the purpose। यहाँ पे सारी पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ गारंटी आपका माइनर जो है, प्रिंसिपल डेटर जो है वो माइनर भी हो सकता है।